मैं अब तुम्हें विदा करने जा रहा हूं। यह व्यक्ति जानबूझकर जल्दी लौटा है। लोगों को उसे ताबूत उठाते देखने दो। लोगों की बातें फैलने दो। राजा को और जांच करने से रोक दो। यान परिवार युद्ध हार गया। उसकी चाल बहुत गहरी है। पिताजी, यह शादी टूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी। आज मैं तुम्हारी सगाई तोड़ने की बात नहीं करूंगा। बस सगाई न टूटे। बाद में जब तुम ससुराल जाओगी, सबसे बड़ी बात, मैं पहले ही हमला कर दूं। जल्दी से उसे मार डालूं। छिपे हुए हमलावर हैं। लगता है यान झेंग इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तो क्यों न मैं उस पर एक एहसान कर दूं। बड़ी कुमारी खतरे में है। तीसरे राजकुमार, मैं आपकी मदद करता हूं। मिस चू, आप तो मेरे पीछे ही चलती रहीं और मदद भी की। सीधी बात करते हैं। मैं यान परिवार का सम्मान करती हूं। आप सभी वफादार और बहादुर हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपकी पवित्र आत्माओं को परेशान करे। अगर मुझे सही याद है, जो राज्य के ड्यूक का परिवार और हमारा यान परिवार के बीच एक शादी का समझौता था। अब हमारा यान परिवार, अब तो बस मैं ही एक लंगड़ा बचा हूं। सुश्री चू विवाह तोड़ना चाहती हैं। सीधे कहना मुश्किल होगा। तीसरे राजकुमार, यह एक गलतफहमी है। यह मामला बहुत गंभीर है। रो यान इसकी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। रो यान, अगर तुम्हारे पिता नहीं होते, मुझे सूचित करने के लिए किसी को भेजो। मुझे भी नहीं पता तुम बीमार होकर बाहर गए। बिल्कुल सही। दीदी का स्वास्थ्य इतना कमजोर है। एक बार फिर बाहर निकले। मां बहुत चिंतित हैं। यान तीसरे राजकुमार, नमस्ते। कुमारी चू की भावनाएं, मैं जान गया हूं। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मिंग यान, तीसरे राजकुमार, मेरा मतलब यह नहीं था। दरअसल मैं, दीदी, जल्दी से हमारे साथ घर चलो। मां ने सुबह का नाश्ता तक नहीं किया। तुम्हें ढूंढने बाहर आ गई। मां, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। रोयान पहले गंभीर रूप से बीमार थी। नौकरानी ने मां से डॉक्टर बुलाने की विनती की, लेकिन मां के दर्शन भी नहीं हो सके। रोयान समझती है, मां घरेलू कामों में व्यस्त है, इसलिए इस बार उसने बताया नहीं। तो रोयान, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? येन परिवार की हार सुनते ही पिताजी से मंगनी तुड़वाने भागी और जल्दबाजी में दौड़ी। यह बेकार आदमी सामने है। क्या डर सिर्फ गलत शादी का नहीं है, कष्ट सहने का? तीसरी बहन इतनी नेकदिल है, तो तुम शादी कर लो। तुम कैसी मजाक कर रही हो? यान परिवार के मर्द तो बहुत पहले मर चुके हैं। लाने बकवास बंद करो। रोयान कैसे एक घमंडी व्यक्ति हो सकती है? वह बस अभी छोटी उम्र की है। मुश्किलों का सामना करने का अनुभव नहीं है। यह विवाह सम्राट ने स्वयं तय किया है। मैंने कभी विवाह तोड़ने की बात नहीं कही। अगर यह बात फैल गई, मेरी प्रतिष्ठा का नुकसान तो छोटी बात है, लेकिन अगर सम्राट को मेरे परिवार पर शक हो गया, सम्राट के आदेश से असंतुष्ट, मां, क्या तुम और तुम्हारी बहन इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? चुप रहो। आगे कभी चर्चा मत करना। तुम्हारी बहन की शादी। चोरोयान, पहले तुम इतराते रहो। जब तू उस निकम्मे से शादी करेगी, फिर देखूंगी तू कितनी गर्व से रह पाती है। बेटी यूलू, तुम मेरे लिए हुई चुनतांग जाओ, दवाई ले आओ। ठीक है। सपने की यादों के आधार पर बूढ़ी माताजी यान गंभीर रूप से बीमार हैं। केवल 1000 साल पुराना जंगली जिनसेंग ही उनकी जान बचा सकता है। लेकिन पूरे शहर का जंगली जिनसेंग योंगडिंग काउंट एस्टेट ने सारा खरीद लिया है। यान झेंग ने अंततः योंगडिंग काउंट एस्टेट को तबाह कर दिया। सिर्फ एक कुत्ता बचा था। मैं अच्छा संबंध पहले ही बना लूं तो बेहतर है। दादी, यान झेंग अपने माता पिता और भाइयों के साथ वापस आ गया है।
स्थान। मेरे बेटे। बड़ा बेटा। छोटा बेटा। बूढ़ा। क्या यह तुम हो? तो एक अभिशाप हो। तूने उन्हें मार डाला तो क्यों नहीं मर गया? यह आपका नाती अयोग्य है। अगर मुझे पहले पता होता, मैंने तुझे जन्मते ही मार दिया होता। वे सब मर चुके हैं। तुझे जीने का शर्म भी नहीं आता। बुजुर्ग माताजी। दादी माँ। बुजुर्ग माताजी। जल्दी करो, वैद्य को बुलाओ। तीसरे राजकुमार। बुजुर्ग माताजी का रक्त और ऊर्जा दोनों कमजोर हैं। 1000 साल पुरानी जंगली जिनसेंग दवा में मिलानी चाहिए, तभी जान बचेगी। नहीं तो 3 दिन भी नहीं बचोगे। राजकुमार। हुईचुंटांग की आखिरी 1000 साल पुरानी जंगली जिनसेंग चुगो के ड्यूक की बड़ी बेटी ने खरीद ली है। वही है। चु परिवार के यहां जाओ। हाँ। यान ए। मैंने खास तौर पर पूछताछ की है। यह यान झेंग अपने दोनों पैर खो देने के बाद बहुत बदल गया है। उससे शादी करना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो। यह शादी, हम कोई तरीका ढूंढकर इसे तोड़ दें, चाहे कुछ कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। यह तुम्हें जीवन भर दुख झेलने से तो बेहतर है। मैं। तीसरे राजकुमार, आप अंदर नहीं जा सकते। हट जाओ। यान झेंग बहुत जल्दी आ गया। यान झेंग, आज तुम मेरे घर में उपद्रव करने आए हो। क्या तुम समझते हो कि मेरे चू परिवार में कोई नहीं है? राजकुमार, यह एक गलतफहमी है। मैं आज यहां आया हूं केवल अपनी मंगेतर से मिलने के लिए। यदि तीसरे राजकुमार को मुझसे मिलना है, नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। चू परिवार को एक औपचारिक बुलावा भेजो। मेरी दादी बहुत बीमार हैं। उन्हें जंगली जिनसेंग की सख्त जरूरत है। रीचुनटांग के मैनेजर ने कहा कि तुम हो जिसने आखिरी जिनसेंग खरीद लिया। क्या संयोग है? कुमारी चू, क्या यह संभव है? क्या उसने कुछ देख लिया? हमारा चू परिवार तुम्हारी दवा की दुकान नहीं है। तुम जो चाहो वो कैसे दे सकते हैं? बस अपनी स्थिति देखो तो बिल्कुल पागल जैसी लग रही हो। मैं कभी अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगी। यह विवाह सम्राट का आदेश है। क्या ड्यूक सम्राट के आदेश का उल्लंघन करेंगे तुम? आज मेरा आना केवल दवा मांगने के लिए है। अगर दादी मां की मृत्यु हो गई तो मैं इस राजधानी शहर को खून से नहला दूंगा। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारे चू परिवार से शुरुआत करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुमारी चू, ये तुम क्या कर रहे हो? तीसरे राजकुमार, यह दवा मैं यह तुम्हें दे सकता हूं। कृपया तीसरे राजकुमार, दवाएं देने की खातिर ऐसी हिंसक बातें मत सोचो। सपने में यान झेंग एक अशुभ तारा था, अब भी एक पागल निकला। अच्छा ठीक है, यह दवाई तीसरे राजकुमार को दो। यह भी चलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी की सगाई तोड़नी होगी। नहीं। पिताजी, आपकी बेटी का मतलब है यह दवा कर सकती है, लेकिन सगाई का सामान भेज दिया गया है। सगाई पक्की हो चुकी है। अगर यान शादी तोड़ना नहीं चाहती तो वह यान परिवार के तीसरे बेटे से शादी करने को तैयार है। हम साथ चलेंगे, साथ रुकेंगे। बहुत अच्छा राजकुमार। बुजुर्ग माताजी जाग चुकी हैं। मैंने सोचा था इस बार चू परिवार जाकर बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन उस चू परिवार की लड़की ने इतनी आसानी से हाँ कर दी। वह
अमीर घरानों की लड़कियों जैसी नहीं है। हाँ, कहा जाता है वह आपके साथ हर स्थिति में खड़ी रहेगी। आपकी शुभ सगाई की बधाई हो। शुभ सगाई। देखो मैं अभी कैसा हूं। यह आदमी न आदमी, भूत न भूत जैसा रूप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार, चू रोयान पर नजर रखो। देखो उसका असली मकसद क्या है। जी पिताजी, बेटी बहुत जिद्दी है। आपको परेशानी दी। तुम उसे पसंद करती हो तो पिता होने के नाते मैं दखल नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। यान झेंग अपंग है। वह सरकारी नौकरी नहीं कर सकता और उसका स्वभाव भी इतना उग्र है। तुम्हारी शादी में बहुत कठिनाइयां आएंगी। बेटी को कठिनाइयों से डर नहीं लगता। सबसे डर तो इस बात का है कि सपने में देखी मौत टाली नहीं जा सकती। सम्राट का आदेश आया है। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश सुनाओ। चू परिवार की बेटी चू रोयान गुणवान, प्रतिभाशाली, सुंदर और बुद्धिमान है। मैं और यान सानलांग एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब यान परिवार में बड़ा उलटफेर हुआ है। घर की मालकिन की कमी है, इसलिए इसी महीने के भीतर विवाह करने का आदेश दिया जाता है। यह घोषणा देश विदेश में की जाए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले। यह सम्राट का आदेश है। इस बेटी को आदेश स्वीकार है। पापी दरबारी यान झेंग, शाही फरमान स्वीकार करो। इस दासी को सम्राट का उपदेश सदैव याद रहेगा। अपने पति की गृहस्थी में सहायता करूंगी। सम्राट 10,000 वर्ष जिए। 10,000 वर्ष जिए। तीसरे पुत्र यान, कृपया उठिए। सम्राट यान परिवार के देश के लिए बलिदान को याद करते हैं। विशेष रूप से शांति के राजकुमार की उपाधि प्रदान करते हैं। यह उपाधि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। यह तो बहुत बड़ा सम्मान है। अपराधी यान झेंग, सम्राट के अनंत अनुग्रह के लिए धन्यवाद। यह लड़की बहुत सुंदर है। बस अफसोस की बात है, दूल्हा अपाहिज है। बड़ी लड़की, पालकी आ गई है। मैंने नहीं सोचा था कि वह ऐसे सजेगी, इतनी सुंदर दिखेगी। पिताजी, बेटी आपसे विदा लेती है। चाहे कुछ भी हो जाए, गोगोंग मंदिर हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। पिताजी, मैं जरूर आपको और गोगोंग मंदिर को बचाऊंगी। यान झेंग बेहद क्रूर और निर्दयी है। थोड़ी देर में, क्या मुझे पहले ही हमला कर देना चाहिए? कौन है? महोदया, मैं हूं। हावे ने भोज छोड़ने के बाद इस तरफ नहीं आया, बल्कि स्नानागार की ओर चला गया। स्नानागार। डॉक्टर ने कहा सुना है, गर्दन का पिछला हिस्सा सबसे नाजुक होता है। अगर मैं अभी हमला करूं, क्या एक ही बार में जान ले सकता हूं? महाराज, इस दासी को आपसे लंबे समय से प्रेम है। अब आपकी शादी होने वाली है। आज रात मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। अरे कोई है, नीचे खींच लो, कुत्तों को खिला दो। जब आ ही गए हो तो अब मत जाइए।
महाराज, तुमने अभी सब कुछ देख लिया, अनशन ने कुछ नहीं देखा। जब से मैं हानगू पास से लौटा हूं, मुझे मारना चाहने वाले लोग एक से एक ज्यादा होते गए। और तुम, चुराज्य के ड्यूक के महल की बड़ी बेटी, साफ साफ शादी तोड़ सकती थी। एक और सुयोग्य वर ढूंढ लो। लेकिन मुझ जैसे से बेकार लंगड़े से शादी करनी है। हुजूर, आप बेकार नहीं हैं। मुझे लगता है हुजूर ही मेरे सुयोग्य वर हैं। ओह, तो तुम बताओ, यह मार्किस कहां योग्य है तुम्हारे आदर्श पति बनने के लिए? यान झेंग संवेदनशील और संदेही है। वह निश्चित रूप से मेरे किसी और उद्देश्य पर संदेह करेगा। पिछले साल लालटेन त्योहार पर मैंने मार्किस को देखा। एक समूह दुष्टों से एक अनाथ लड़की को बचाया। सुंदर और आकर्षक। उसी समय से मैं आपको देखते ही मोहित हो गई। मैं महाराज से विवाह कर सकूं, बहुत प्रसन्न हूं। फिर भी आभारी हूं। ऐसा कहें तो कोई भी परिणाम स्वीकार है। हाँ, ऐसा करें। मैं जब से आपकी पत्नी बनी हूं, तभी से आपकी हूं। बाहर जाऊं? हुजूर, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आज रात। लेकिन यह तो हमारी शादी की रात है। हुजूर, बुरी खबर है। महारानी के कक्ष में फिर से उपद्रव शुरू हो गया है। दूर जाओ, सब दूर जाओ। मेरे बेटे को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। ससुर जी, किसी ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। कृपया पहले चाकू नीचे रख दीजिए। बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारा खून है। मर गए। वे सभी मारे गए हैं। क्या यह तुम थे? मैं नहीं, मैं नहीं। फिर भी तुम हो। नहीं, तुमने ही उन्हें मारा है। मैं नहीं, मैं नहीं। दादी, महारानी, दादी। लगता है जंगली जिनसेंग ने केवल बुजुर्ग माताजी की जान बचाई है, पर उनकी मानसिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। तीसरे भाई, तुम आ ही गए। दादी मां की सोच समझ खो गई है। फिर से अटैक आ गया है। बड़े भाई, जल्दी करो। जल्दी से आओ। मुझे देखने दो। दादी, नहीं। बड़े बेटे, तुम इतने पतले कैसे हो गए? तुम बड़े बेटे नहीं हो। तुम कौन हो? आखिर तुम हो कौन? और तू भी गद्दार। तू गद्दार है। तू मरने लायक है। ओए, तू ही है। मैंने शुरू से कुछ जैसी मुसीबत को पाला ही नहीं होता। तुम उनके साथ क्यों नहीं एक साथ मर गए? यान झेंग, क्या वह भी बुजुर्ग माताजी का पोता नहीं है? वह ऐसे शब्द कैसे कह सकती है? दादी, दादी, बुजुर्ग माताजी। हवेली की सारी चीजें सब लकड़ी के बदल दो। दादी को मत होने दो खुद को चोट पहुंचाने। जी, सब लकड़ी के कर दो। उसने अभी मेरी मदद की। आओ, ये मैं आपको दवा लगा देती हूं। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। उसके शरीर पर इतने चोट के निशान क्यों हैं?
डर लग रहा है। अब मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाता हूं। नहीं डरता तो तुमने ठीक से देखा नहीं। अगर तुम पछताओ मैं तुम्हें तलाकनामा लिख सकता हूं। सम्राट को स्पष्टीकरण देकर तुम्हें मुक्त कर दूंगा। आगे चलकर तुम किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ सकती हो और विवाह कर सकती हो। मुझे कोई पछतावा नहीं है मार्किस से विवाह करने का। मुझे कोई पछतावा नहीं है। बस इतना ही। महाराज आप मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ रहे हैं। दर्द हो रहा है। राजकुमार यह शादी की पहली रात है। क्या आप वास्तव में नववधु के पास नहीं जाएंगे? क्या आपको अभी भी संदेह है? छोटी मालकिन का विवाह यहां हुआ था किसी और उद्देश्य से ही होगा। छोटी मालकिन ने स्पष्ट कर दिया है वह वास्तव में आपसे प्रशंसा रखती हैं। यान परिवार की सेना हांगो दर्रे में मारी गई। केवल मैं ही जीवित बचा हूं। मैं उस छिपे हुए व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता मुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा। इसके अलावा तुमने कितनी युवा महिलाओं को देखा है इन चोटों को देखकर शांत रह सकती हैं। तो अभी क्यों आपने जीत को आगे नहीं बढ़ाया? मुझे कोई पछतावा नहीं है। हौले से विवाह करो। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब भी हट कर रही हो। मैं आपको देख रहा हूं। साफ दिख रहा है कि छोटी मालकिन को रोते देख आपका दिल पसीज गया। अगर वह सच में हिंसक होता तो अभी मुझे नहीं बचाता। यान झेंग तुम आखिर कैसे इंसान हो? यह दामाद तो बहुत ही गलत है। शादी की पहली रात आपको अकेला यहां छोड़कर चला गया। यूलू जिस बात की तुमसे जानकारी लेने को कहा था क्या पता चला? मैंने बहुत पैसा खर्च किया तब जाकर पता चला कि बहुत छोटी उम्र से ही मालिक को अकेले जीवन की भविष्यवाणी मिली थी। परिवार के सदस्यों के लिए अशुभ माना जाता था। यहां तक कि हाउस ऑफ मार्क्विस में भी उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। इसलिए बुजुर्ग माताजी ही उसे अशुभ कहती हैं। तो 3 साल बाद पूरे शाही शहर का क्लेम कर देगा। यह भी बदला लेने के लिए है। अगर ऐसा है तो मैं अब से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं। क्या वह बदल जाएगा? यूलू अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के साथ बुरा करने वाला हो लेकिन इस समय उसने अभी तक तुम्हें सचमुच चोट पहुंचाने वाला कुछ नहीं किया है तो तुम क्या करोगे? बेशक पहले उसे मार दो लेकिन यान झेंग तो मर चुका है। यान परिवार की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यान परिवार की मातृश्री की मृत्यु निश्चित है। जनरल के महल के उन वीर आत्माओं का खून व्यर्थ बह गया। छोड़ो छोड़ो मैं फिर थोड़ी प्रतीक्षा करती हूं। तीसरे कुमार की पत्नी तुम जल्दी से फूलों के कक्ष में जाकर देखो दूसरी छोटी बहू रास्ते में फंस गई है। भाभी भाभी घबराइए नहीं। बिल का मामला है मैं संभाल लूंगी। लेकिन बिल की रकम बहुत बड़ी है। हम इतना पैसा कहां से लाएंगे? मेरे पास एक तरकीब है। भाभी जी कृपया घर का हिसाब किताब जल्दी साफ कर दें ताकि कोई गड़बड़ न कर सके। अच्छा क्या सचमुच उसने अपना दहेज बेच दिया और राजघराने की मदद की? मैंने खुद देखा है। छोटी मालकिन की निजी दासी भूत बाजार गई थी। सच में अनुमान नहीं था मालकिन का आपके प्रति प्रेम इतना गहरा है। जाओ उन सभी दुकानों को वापस छुड़ा लाओ। मैं यान झेंग चाहे कितना भी अक्षम हूं
दूसरों की मदद पर निर्भर रहना पसंद नहीं करता। हाँ, और भी है। जल्द से जल्द पता लगाओ। यान परिवार को धोखा देने वाला गद्दार। सैन्य मुख्यालय के भीतर निश्चित रूप से किसी ने शहर की रक्षा योजना लीक कर दी है। मेरे यान परिवार के इतने लोग मारे गए, किसी को जवाब देना ही होगा। क्या तुम वही हो जो तीसरे चाचा ने अभी ब्याही है? तीसरी चाची, उसके रंगढंग से लगता है यह तो यान झेंग का भतीजा होगा। यान वेंजिंग? हाँ, तुम वेंजिंग हो। मैंने सुना है तुम मेरे तीसरे चाचा को पसंद करती हो। मैं? तुम जवाब नहीं दे पा रही, इसका मतलब तुम मेरे तीसरे चाचा को पसंद नहीं करती। तुम बुरी औरत हो। सुन शाओए, तुम यहां कैसे आ गए? कोई धाय मां नहीं है। तीसरी चाची चांद ने मुझे रोका। अभी अभी उसने मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश की। मैं? छोटी मालकिन, आप युवराज सुन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? यान परिवार के लोग आखिर हैं क्या? ये तो बिल्कुल काले तिल के लड्डू जैसे हैं। छोटा दानव, रुको। युवराज सुन, आप ठीक तो हैं? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं धौंस जमाना। तुमने मुझे धक्का दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? तीन मामी ने मुझे धक्का दिया। क्या वह मुझे पसंद नहीं करती? छोटी मालकिन, युवराज साहब राजकुमार हैं, इस दुनिया में बची एकमात्र संतान। भले ही आप कितना भी नापसंद करें, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। वेंजिंग गलत समझ गई। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। मुझे भी वेंजिंग बहुत पसंद है। अजीब औरत, वक्त मिलेगा वेंजिंग, मुझसे मिलने आया करो। मेरी मामूली सेवा देखकर हुजूर हंस पड़े। बादशाह ने दावत रखी है, सभी मंत्रियों को आमंत्रित करें। कल तुम मेरे साथ चलो। जी बेटी। थोड़ी देर में महल में जाने पर। इतनी जल्दबाजी मत करो। मालिक ने तुम्हें जो काम सौंपा है, काम हो गया है। यह वो लिंग जी अकेले लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इसे जिनसिंग के साथ लिया जाए तो इसका असर है डिंग होंग जैसा जहरीला हो जाता है। मैंने सुना है कि मार्किस साहब सेना से लौटे हैं और उनकी तबीयत लगातार खराब है। वे रोज लाल जिनसिंग का सेवन करते हैं। बाद में इस दवा को उनकी शराब में मिला देना। यान परिवार का पतन हो गया है। यान झेंग को मरवाना चाहने वाले लोग वास्तव में बहुत ज्यादा हैं। शायद मुझे खुद हाथ उठाने की जरूरत ही न पड़े। शांतिदूत मार्किस, आपकी नई शादी मुबारक हो। मैं अपने सभी प्रिय मंत्रियों के साथ यहां हूं। तुम्हारे साथ मिलकर जश्न मनाएं। तुम दोनों पति पत्नी को देखते हुए सदा प्रेम और सद्भाव बना रहे, हमेशा एक दिल और एक जान बने रहें। महाराज का आभार। यान परिवार पीढ़ियों से हमारे राज्य की सेवा कर रहा है, पूरी निष्ठा से। शांति के राजकुमार, आज मैं तुम्हारे सम्मान में यह प्याला भरता हूं। महाराज की जय। हुजूर, यह प्याला शायद गंदा हो गया है। मैं आपके लिए दूसरा ले आती हूं। कोई बात नहीं। आज कोई राजा प्रजा नहीं है, बस सब मिलकर खुशी से पिए। महाराज, मुझे हाल ही में एक बात सुनने को मिली, बड़ी दिलचस्प लगी। कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र का घोड़ा भले ही 1000 मील दौड़ा हो, अपनी धाक जमा चुका हो, लेकिन एक बार गंभीर रूप से घायल हो जाए, अपना अगला खुर टूट जाए, बस माजिली में ही दिन काट रहा है। सचमुच दुखद है। राजकुमार, आप क्या सोचते हैं? मुझसे क्यों पूछते हो? मैं घोड़ा तो हूं नहीं। अच्छे घोड़े भी 1000 मील दौड़ चुके हैं। बूढ़े घोड़े से तो बेहतर ही है, हमेशा अंधेरे कोने में छिपा रहता है। रोशनी से दूर रहने की जिद।
बात तो ऐसी है। शांति हाउ की चिंता नहीं, अब दोनों पैर अपाहिज हैं। क्या हाउ मालकिन संतुष्ट रहेंगी? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। हाउ ये गतिशील नहीं है, लेकिन वह कभी आलसी नहीं हुआ। दिन रात युद्ध कला का अध्ययन करता रहा। उसकी यही आशा थी कि एक दिन वह फिर से सीमा की लड़ाई में सलाह दे सके, मार्किस जैसे अच्छे व्यक्ति से विवाह कर सकूं। यह मेरा सौभाग्य है। ठीक है, ऐसा ही है। तो तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा शादी के इस अद्भुत उपहार के लिए। यह मेरा अविवेकी बोलना था। कृपया मुझे क्षमा करें महाराज। क्या मुझे यान झेंग को बताना चाहिए या नहीं? किसी ने उसे जहर दिया है। अगर वह मर गया तो सपने वाली बातें कभी नहीं होंगी। लेकिन अब वह इतना दयनीय है। बिल्कुल भी नहीं लगता वह सपने का अशुभ तारा है। तुम पहले वापस जाओ। मैं अकेले मंदिर में कुछ देर रुकना चाहता हूं। हाँ, चलो। छोटी मालकिन, मैनेजर फैन को कुछ काम है। छोटी मालकिन, इस बूढ़ी नौकरानी का एक निवेदन है। हाउस लॉर्ड बहुत दुखी हैं। कृपया छोटी मालकिन, हुजूर का ख्याल रखना। वो जीने की उम्मीद न खोए। आपका ये क्या मतलब है? दरअसल मजार में हमेशा रखे हुए हैं 5 पट्टिकाएं। 4 यान परिवार के शहीद जवानों की हैं। बाकी वो एक। वास्तव में यह हावे ने खुद के लिए छोड़ा था। क्या आप नहीं जानते? हावे का बचपन बहुत कष्ट में बीता। उनका एकमात्र सहारा महान युवराज थे। जब हानगु दर्रे पर हाल ही में हार हुई थी, वह सेनापति के द्वार पर कई दिनों तक घुटने टेके रहे। पानी और अन्न का एक दाना भी नहीं। अगर यान परिवार को संभालने के लिए नहीं होता तो वह वहीं घुटने टेक कर मर जाता। आज यान परिवार के सभी पुरुष समाप्त हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं युवा मालकिन, कृपया मार्किस का साथ दें। मैं समझती हूं। यह दवा पंचलिंगजी को हल किया जा सकता है। जिनसेंग के साथ लिया जाने वाला जहर। सपने में यान झेंग ने मेरे पूरे परिवार का कत्लेआम किया, लेकिन यान परिवार निर्दोष है। मार्क्विस, अंदर आइए। कुछ बात है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ, ये फिर से शोक सभागार में काफी देर तक रुके रहे। मैं आपकी छोटी पत्नी हूं। मुझे डर था कि हाउ ये को बुरा लगेगा, इसलिए मैं कुछ हैंगओवर की दवा ले आई। मुझे खिलाओ। तो क्या? अगर मेरी पत्नी इतनी समझदार है, शायद पति की सेवा करना यह भी स्वाभाविक बात है। महाराज क्षमा करें। आश्रय, मैं आपकी पत्नी। पैर फिसल गया। पैर फिसल गया था। या फिर आपको लगता है क्या मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया? मैं आपकी पत्नी। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं मैंने केवल मिस्टर फैंग से सुना है। मार्किस साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं चाहती हूं कि मार्किस साहब का स्वास्थ्य अच्छा रहे। बहुत बोल गया। चूंकि मार्किस साहब ने अच्छे से दवा ले ली है, तो मैं अब विदा लेती हूं।
मार्किस साहब की तबीयत ठीक नहीं है, शराब कम पिए। आखिरकार 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 यह हाउस ऑफ मार्क्विस मार्क्विस पर ही निर्भर है। अरे कोई है? मार्क्विस, आज रात किसी ने मेरी शराब में जहर मिला दिया। जी मार्क्विस, यह जो परिवार ने दिया था। संयोग से कहूं तो यह जहर उतारने में सक्षम है। आज रात महल के मुख्य कक्ष में युवा मालकिन आपसे प्याले बदलना चाहती थीं। मतलब यह है कि आपके प्याले में जहर था। अभी वे निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को आहत करने से डर रहे हैं, इसलिए आपको नहीं बता रहे। छोटी मालकिन का आपके प्रति प्रेम सच्चा है। यान झेंग इतना भयानक भी नहीं लगता। अगर वह अपनी गलतियों से सबक लेना चाहे, मैं थोड़ा और कर सकता हूं, उनके फैसलों को प्रभावित कर सकता हूं। हाउ जी वापस आ गए हैं। हुजूर, मुझे धक्का मत दीजिए। आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं बुलाया? इतनी देर से उठी, लोग जरूर मेरा मजाक उड़ाएंगे। यान झेंग के साथ रहकर मेरी सुरक्षा की भावना इतनी कमजोर कैसे हो गई? यह नौकरानी की गलती नहीं है कि मैंने आपको नहीं बुलाया। यह राजकुमार का आदेश था, आपको कोई परेशान न करे। यान झेंग, तीसरी युवा मालकिन, सब लोग यहाँ हैं। भाभी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यहाँ बैठे सभी लोग, सभी जनरल के महल के पुराने सदस्य हैं। शुरू में तो मेरी कोई दुल्हन भी नहीं थी। क्या बात है? लेकिन मैंने सुना है, कुछ लोगों को लगता है कि जनरल का महल बर्बाद हो गया है और वे महल के मामलों को हर जगह उड़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो कर्ज मांगने आए थे वो व्यापारी, उन्होंने भी यही अफवाहें सुनी थीं। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, है ना? कोई बात नहीं। घुटने टेको। छोटी मालकिन, यही है वह। मैंने अपनी आंखों से देखा। यही है जिसने हवेली का हिसाब किताब बाहर वालों को बताया। इसीलिए सभी दुकानदार एक साथ आ गए। झांग ए, तो यह तुम हो? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। छोटी मालकिन, मेरी जान बख्श दो। मैंने भी ज्यादा शराब पी ली थी। उस पल की मूर्खता से वो बातें कह बैठा। अब जनरल का महल नहीं रहा, पहले जैसी रौनक भी नहीं, परंतु फिर से हारने के बाद भी वह सम्राट द्वारा स्वयं प्रदत्त शांति मार्क्विस की उपाधि है। तुम्हारी यह अवज्ञा कैसे चलेगी? इसे बाहर खींच ले जाओ। 20 कोड़ों की सजा दो। घाव भरने के बाद शहर के बाहर के गांव में फेंक दो। हाँ, चलो। माफ कर दो छोटी मालकिन, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। सम्राट ने मुझे घर की देखरेख का अधिकार दिया है। तुम सबकी गुलामी का करार सब मेरे हाथ में है। आज से अगर मैंने फिर से सुना, तुम लोगों ने हुवे को अपमानित किया, जनरल के महल का अपमान किया, कानून के अनुसार निर्वासित किया जाएगा। तीसरी युवा मालकिन की शिक्षा का पालन करेंगे। लोंडी बाघ की शक्ति का उपयोग करती है। वेंजिंग, यहां आओ। आज तो दूसरी चाची यहां हैं। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। यहां आओ। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वेंजिंग बचपन से ही होशियार है, बस कभी कभी आलस कर लेता है। शायद गुरुजी ने जो पढ़ाया वही है। सब आ गया है। अभी भी नाटक कर रहे हो? मुझे सब पता चल गया है ना? वे सभी सहपाठी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे।
पूरे जनरल परिवार का अपमान करते थे। लोग कहते हैं मेरे पिता मर गए, दादा भी चल बसे, 3 मामा ने भी शादी कर ली, अब मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। बकवास बंद करो। तेरे 3 मामा सोते में भी तेरा नाम लेते थे, तुम्हारी तरक्की देखना चाहते थे। अगर वो लोग फिर तुझे धमकाएं, तू भी उन्हें गाली दे दे। अगर वे तुझे मारेंगे तो तू भी उन्हें मारना। कुछ भी हो जाए मैं जिम्मेदार रहूंगा। तुझे डर नहीं कि मैं तेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा? डर तो लगता है, लेकिन मुझे और डर लगता है तुमने जनरल के महल की प्रतिष्ठा गिरा दी। वे देश और परिवार की रक्षा करते हुए मरे हैं। तुम यान परिवार के सच्चे सपूत हो, उन्हें तुम्हारा मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। भाभी, आप बच्चे को ऐसी शिक्षा कैसे दे सकती हैं? भाभी, जनरल का महल पहले ही बदल चुका है, लेकिन बच्चा निर्दोष है। छोड़ो भी, ससुर का अंतिम संस्कार निकट है, पहले इस काम का प्रबंध करते हैं। क्या तारीख तय हो गई है? हो गई है, ठीक 5 दिन बाद, राजधानी के बाहर का पहाड़ी इलाका। क्यों पहाड़? पूर्व सम्राट के मकबरे के ठीक बगल वाला। हाँ बिल्कुल वही। ससुर जी कहते थे, वह चाहते थे कि वह सदियों तक महान शिया साम्राज्य की रक्षा करें। इस समय तीसरे भाई, संभवतः अनुष्ठान मंत्रालय के मंत्री सोम के साथ होंगे, इस मामले पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बुरा हुआ। सपने में क्योशान 7 दिन बाद भीषण भूकंप आएगा, अनगिनत लोग मारे जाएंगे। युशी ने आरोप लगाया, यह यान जियाजुन की हार की वजह से है। आकाशीय दंड को आमंत्रित कर लिया। समय के बीच में जनता का आक्रोश उबल रहा है। किसी ने आधी रात को जनरल के महल में आग लगा दी। चूंकि मार्किस को कोई आपत्ति नहीं है, तो यह अधिकारी अब जनरल के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट जाता है। श्री सोंग, आपने बहुत मेहनत की। हुजूर, नहीं। चुप परिवार, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। कल रात मैंने एक सपना देखा। स्वर्गीय पिताजी का सपना देखा। उन्होंने कहा कि वे युद्ध में व्यस्त रहे और माता जी की सेवा नहीं कर पाए, तो वह कुछ और दिन रुकना चाहता है। कुछ दिन रुकना? 7 दिन? बकवास है। हुजूर, 5 दिन बाद अंतिम संस्कार है। यह आचार्य शून्य ने तय किया है। शुभ दिन सच में बदल नहीं सकता। गुरु लियाकोंग, क्या वह वही नहीं है जिसने यांग झेंग के बारे में कहा था कि उसकी कुंडली में अकेला तारा है? महान संत। वह भी इंसान है, भगवान नहीं। क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा है, सेनापति महाराज का सपना ऐसा क्या है जो नहीं बदला जा सकता? क्योंकि शांति मार्गद श्री ऐसा ही चाहते हैं। तो मैं अब वापस जाता हूं और महाराज को सच सच बताऊंगा। विदा। कुमारी चू, आपके शब्दों का क्या अर्थ था? ठहराव, अभी अभी तो कहा था। महासेनापति, 7 दिन और शोक मनाने की आशा है। मेरे चेहरे को देखो, क्या मूर्ख लिखा हुआ है। पिता का सपना आएगा। मेरे पास क्यों नहीं आया? दादी को सौंप दो, तुम्हें ही सौंपूंगी। शायद। सेनापति, मेरी सच्ची भावनाओं पर दया करें। महाराज, सेनापति के महल में क्या कुछ ऐसे ब्रह्मकमल हैं जो लंबे समय से नहीं खिले? मैं ही क्यों न जाऊं? राजकुमार के साथ एक शर्त लगाती हूं। तुम मेरे साथ शर्त किस पर लगाओगी? शर्त यह है, मेरा और राजकुमार का विवाह। यह शांति राजकुमार की पत्नी दिलचस्प है। एक सपना। वास्तव में शांति राजकुमार को अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया। महाराज, मंत्री का अंतिम संस्कार हो रहा है। वह सब स्वर्ग को सूचित करने के लिए है। शुभ और अशुभ का चयन किया गया है। और फिर कल ही तो विधि मंत्रालय ने सूचना जारी की थी। उस समय निश्चित रूप से बहुत से लोग होंगे श्रद्धांजलि देने जाने वाले। इतनी जल्दबाजी में बदलाव करना शायद आम लोगों में संदेह पैदा कर देगा। हाँ महाराज, और यह तारीख तो स्वामी जी ने
स्वयं देखकर तय की है। यह तो यान परिवार का निजी मामला है। मैं फिर सोचता हूं। अभी तुम लोग विश्राम करो। यान झेंग वाकई बहुत भाग्यशाली है। यान परिवार का पतन होने ही वाला था, लेकिन फिर वह औरत आ गई और उसे संभाल लिया। बस आज रात ब्रह्मकमल खिल जाए तो शायद यान झेंग पर भरोसा जीत लें। बहू जी, बुरी खबर है। छोटे युवराज और उनके सहपाठी, लड़ाई शुरू हो गई है। कृपया जाकर देखिए। तुम्हारे पिता बेकार हैं। नहीं तो युद्ध क्यों हारते। तुम्हारे पिता निकम्मे हैं। तुम्हारे ताऊ अपाहिज हैं। तुम तो एक छोटे बेकार हो। पूरा परिवार बेकार है। तुम मेरे पिता और ताऊ जी के बारे में कुछ मत कहना। वे दोनों महान नायक हैं। उसे मारो। जमकर मारो उसे। निकम्मा। रुको। आओ। चोट तो नहीं लगी। अगर तुम थोड़ी देर से आते तो मैं उनकी बाहें तोड़ देता। बस मेरी लड़ाई वाली बात तुम मेरे ताऊ को मत बताना। तुम कौन हो। मैं जानता हूं। तुम यान वेंजिंग हो। वह अपाहिज ताऊ, नई बहू। वह भी बेकार औरत है। शांति मार्ग के सम्राट द्वारा स्वयं प्रदान किया गया है। तुम उनका इस तरह अपमान करते हो। क्या तुम सम्राट को भी महत्व नहीं देते। यान परिवार की सेना, वे देश और परिवार की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। तुम्हें वेन जिन से माफी मांगनी चाहिए। यान परिवार के शहीद हुए वीरों को माफी मांगो। मैंने तो सुना है, जो लोग वीरों का अपमान करते हैं, रात के समय वे तुम्हारे पास आते हैं। माफ कीजिए। किसकी हिम्मत है इस काउंटी के अधिकारी के बेटे से माफी मंगवाने की। मां, यही वह है। उस यू हुई यान वेंजिंग ने मुझे मारा और मुझे यान वेंजिंग से माफी मांगने को कहा। देखो तो यह कौन है। तो यह नई दुल्हन अमन मार्क्विस की है। बीमार बीवी। कैसे। अब शांतिमय मार्किस की टांग में गांठ है। दिन भर घर में छिपा रहता है। एक औरत को न्याय करने दे रहा है। काउंटी मास्टर कांघे, कृपया सोच समझकर बोलें। कैसे। यह काउंटी प्रमुख गलत कह रही है। अगर महाराज की दया न होती तो ड्यूक की उपाधि देना तो दूर, बस डर यह है कि यान झेंग की लड़ाई हारने की जिम्मेदारी उसकी 100 जाने भी काफी नहीं होती। यह काउंटी प्रमुख, अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। घुटने टेक दो, मेरे बेटे को साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगो। दूसरा, मैं महाराज को सूचित करूंगी। ताकत के दम पर दूसरों को सताने का अपराध सिद्ध कर दूंगी। कांगहे काउंटी की राजकुमारी, तुम सीमा से अधिक अत्याचार मत करो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जाकर शिकायत करो। सबसे बुरा यही होगा कि मेरा सिर कलम कर दो। यही है तुम यान परिवार की तालीम। कोई आश्चर्य नहीं कि यान सेना ने सिर्फ श्रेय लेने की जल्दबाजी दिखाई, लापरवाही से हानगु दर्वे को खो दिया। मुझे तो पता ही नहीं था। कांगहे काउंटी की राजकुमारी, कब से हो गए तुम ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली, सेना की रणनीति में निपुण। ठीक है, मुझे अपने पति को जरूर याद दिलाना चाहिए ताकि वे सम्राट से अनुरोध करें। दरबार में सेनापतियों की कमी है। कांगहे काउंटी के प्रमुख उपयुक्त हैं। उनकी प्रतिभा व्यर्थ न जाए। यान परिवार की सेना अब नहीं रही। यान झेंग भी बस एक कायर और मौत से डरने वाला कमीना है। इस काउंटी की मालकिन के ससुर स्वयं मंत्री को हैं। तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत। पहरेदारों, पीटो इसे। रुको। मारना है तो मुझे मारो। इस लड़की का इसमें क्या कसूर। मैं चू राज्य के ड्यूक की वास्तविक पुत्री हूँ और सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त शांति मार्क्विस की पत्नी हूँ। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। काउंटी मास्टर, यदि वास्तव में उसे छुआ गया, शायद स्पष्टीकरण देना मुश्किल होगा। किस बात से डरते हो। बेटी तो पराई होती है, पानी तो बह जाता है। मैं यकीन नहीं करती चू राज्य का राजकुमार उसके लिए मेरा विरोध करेगा। मारो उसे। जी।
शांति की राजकुमारी। क्या राजकुमारी ठीक हैं? राजकुमारी का रुतबा तो बहुत बड़ा है। मेरे भतीजे को सताना। क्या तुम समझते हो कि यान परिवार में कोई नहीं है? शांति मार्क्विस, तुम्हारी पत्नी बच्चे को संस्कार नहीं सिखा सकी। वेन जिन को बुराई करने दिया। मैंने तो बस थोड़ी सजा देकर बड़ा सबक सिखाना चाहता हूं। क्या यह राजा मर गया है? तुम्हारी क्या औकात है? मेरे भतीजे को सजा देने आया है। यान परिवार की सेना हार गई। क्या तुम्हें लगता है सम्राट अब भी तुम्हें पसंद करता है? अगर आम लोगों ने बचाया नहीं होता, अगर तुमने नष्ट करने की हिम्मत की मेरा चेहरा, मैं तो बस काउंटी मास्टर। देवी, आपको क्या हुआ? आप मुझे डरा रही हैं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मार्क्विस की पत्नी, अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारा जिलाधीश होना कुछ नहीं, यहां तक कि राजकुमारी होने पर भी मैं हूं तुमसे न्याय की मांग करूंगा। वह आखिर एक वीर महिला है। अगर किसी की जान चली गई और यह बात सम्राट तक पहुंच गई तो शायद मंत्री गु को भी फंसा देगी। तीजी चाची, सब मेरी गलती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी गलती मान लेता। डॉक्टर तीजी चाची कैसी हैं? महोदया को गुस्से से दिल का दौरा पड़ गया है। मैं कुछ दवा लिख देता हूं, उनकी देखभाल करें। लेकिन क्या? लेकिन मालकिन की तबीयत कमजोर है। इस उथल पुथल से उनका पुराना रोग भड़क सकता है। अब आगे उन्हें कुछ समय आराम की जरूरत है। उनकी सेहत इतनी खराब कैसे हो गई? ठीक है, सब लोग जा चुके हैं। उठो। हुजूर को कैसे पता चला कि मैं बेहोशी का नाटक कर रही थी? लियान वेंजिंग ने भी यह देख लिया था। अगर मैंने भी नहीं देखा होता तो क्या मैं एक बच्चे से भी गया बीता होता? अब से महल के बाहर के मामलों में तुम जितना कम दखल दो उतना अच्छा है। हुजूर, क्या आप मेरे अनावश्यक हस्तक्षेप पर नाराज हैं? डॉक्टर की बात तुमने सब सुना होगा। चिंता करना ठीक नहीं। हाँ, ये मेरी चिंता कर रहे हैं। हाँ, वे गुले कुदरत खिल गई। यह फूल 10 साल से नहीं खिला था। यह कैसे संभव है? क्या सच में स्वप्न द्वारा संदेश भेजने की बात सच होती है? हाँ, वे तुम हार गए। शर्त के अनुसार। अब से तुम मुझे धक्का देकर नहीं भगा सकते। और तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ससुर जी की आत्मा की शांति के लिए 7 दिन का दाह संस्कार रखें। इसके अलावा मेरी एक छोटी सी प्रार्थना और है। आशा है कि हाउ ये स्वीकार करेंगे। आपकी वह प्रार्थना, क्या यह मुझे आपके साथ इसमें सहयोग करने के लिए कहना है? मुझे कुछ उत्तम कपड़े मिले हैं। मैं उनसे बुजुर्ग माताजी के लिए कपड़े बनवाना चाहती हूँ। वेंजिंग और हुवे को कुछ कपड़े भी बनवाने हैं। लेकिन हुवे, आम दिनों में आप मुझे पास भी नहीं फटकने देते, इसलिए मुझे यह नीच तरीका अपनाना पड़ा। युवा मालकिन, वह अभी तक उठी नहीं है।
क्या यह सच है? मंत्री को जब दरबार में आए तो कई लोगों ने उन पर आरोप लगाए, यहाँ तक कि पिछले साल उनके गांव के एस्टेट में हुई हत्या और उनकी पत्नी का सूदखोरी का कारोबार सब उजागर हो गया। महाराज को बहुत क्रोध आया, लगातार 3 रैंक गिरा दिए गए। कल कांगहे काउंटी के मुखिया ने हमला किया, आज मंत्री गु पर महाभियोग लगा। यह ज्यादातर यांग झेंग का काम है। लगता है भले ही वह अपंग हो गया हो, उसके पीछे अभी भी काफी ताकत है। सौभाग्य से आज मैंने उसका अपमान नहीं किया है। यह लो, व्यंजन यह मेरे लिए है। ताऊ ने कहा था, एहसान न मानना बड़पन नहीं है। मैं तुम पर एहसान नहीं रखना चाहता। तुम इतने प्यारे कैसे हो सकते हो? लड़के को प्यारा कैसे कह सकते हैं? तो पहले तुम मासूम बन रहे थे, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं तो यही समझा था कि तुम्हें मेरे ताऊजी पसंद नहीं हैं। तुम्हें अपने ताऊजी बहुत पसंद हैं। बिल्कुल, ताऊजी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो कुशल योद्धा हैं, फिर भी वह एक महान नायक है। भले ही सभी उससे नफरत करते हों, मैं फिर भी उसका सम्मान करता हूं। लेकिन क्या होगा अगर किसी दिन वह अचानक विद्रोह कर दे और राजधानी को खून से रंग दे? यह असंभव है। 3 चाचा कभी निर्दोषों का खून नहीं बहाएंगे। वह हत्यारा है, निश्चित ही वह मारने लायक था। लेकिन जो परिवार ने पिछले जन्म में उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, भले ही सगाई तोड़ने से वह शर्मिंदा हुआ हो, मुझे ही मार देता। मेरे पूरे परिवार को क्यों मारा? शायद इसके पीछे कोई और ही रहस्य है। राजकुमार, आप यहाँ लगभग आधे घंटे से हैं। क्या आज अध्ययन कक्ष नहीं जाएंगे? माताजी से पूछो, वह कब तैयार होंगी। माताजी, आज वह अपने मायके जा रही हैं। मैं उनके पति के रूप में उसे साथ देना चाहिए था। यह बात है तो बोलो। छोटी रानी 1 घंटा पहले ही निकल चुकी हैं। यह राजकुमार सच में आज रिवाज के दिन ऐसा करते हैं। आपके साथ थोड़ी देर बैठने की भी बात नहीं करते। मैंने उन्हें नहीं बताया। लेकिन लेकिन अगर हुजूर आपके साथ नहीं जाते, एक साथ वापस जाना, तो मालिक को क्या जवाब देंगे? और मालकिन व दूसरी कुमारी, वे फिर बातें बनाएंगी। वे अभी अपने प्रियजन को खो चुके हैं। उनकी टांग भी चोटिल है। मेरी वापसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। और पिताजी के बारे में मेरे पास अपना स्पष्टीकरण है। वे में ऐसा क्या खास है? तुम उनसे इतना प्यार क्यों करती हो? हर जगह उसी के बारे में सोचती हूँ। यह भी सही है। मेरी अब यह हालत है, कहीं भी जाऊं उसकी हंसी उड़वा दूंगी। मैंने खुद को बहुत समझ लिया था। अध्ययन कक्ष में वापस चलो। यह सब इस बूढ़ी दासी की गलती है। आज युवराज को भूल गया कि वे युवरानी के साथ बाहर जाएंगे। मुझे सुबह ही युवरानी को बुलाना चाहिए था। चुप रहो। क्या मैं उससे विनती करूं कि मुझे इस निकम्मे को साथ ले जाए? राजकुमार, छोटी मालकिन आपसे सच्चा प्यार करती हैं। वह आपका अपमान कैसे कर सकती हैं? हाँ, छोटी मालकिन आपके साथ घर नहीं लौट रही हैं। निश्चित रूप से वह नहीं चाहती कोई आपका मजाक उड़ाए। सही, छोटी मालकिन आपके जनरल महल के लिए अपना दहेज तक गिरवी रख दिया, और साथ ही छोटे युवराज के लिए उसने कांगहे काउंटी की राजकुमारी को नाराज करने से भी नहीं हिचकिचाई। और प्रधानमंत्री गु को भी बाहर के वो लोग नीची नजर से देखने की आदत में पड़ गए हैं। लेकिन छोटी मालकिन वास्तव में आपकी चिंता करती हैं। अभी आप बीमार हैं। दूसरों की तिरछी नजरें सहने से बेहतर है हाउस ऑफ मार्क्विस में आराम करें। छोटी मालकिन का इरादा भी अच्छा है। अगर ऐसा है तो मैं उनके साथ उनके मायके नहीं जाऊंगा। वो लोग, क्या वे सब उसे सताने वाले नहीं हैं? बिल्कुल सही। छोटी मालकिन, निश्चित ही लोग तिरछी नजर से देखेंगे। तो तुम यूं खड़े क्यों हो? गाड़ी तैयार करो। रुको, जाओ वह कपड़ा लेकर आओ जो उसने मेरे लिए बनाया था। जी, सेनापति की कृपा है। राजकुमार को अंततः एक सच्चा साथी मिल गया है।
उसने अपनी शादी की संपत्ति और दुकानें सब बेच दी हैं। बेटी ने खुद सुना है। यह बिल्कुल झूठ नहीं हो सकता। माँ, मैंने पहले ही कहा था कि इतनी उदारता न दिखाओ। दहेज कम देना चाहिए था। अब देखो, वह औरत मुफ्त में लाभ उठा रही है। मैं तो सोच रही थी, यह बर्बाद यान परिवार, वह ज्यादा देर नहीं टिकेगी, जरूर वापस आएगी। उस समय वे सारी दुकानें हम दोनों की ही होंगी। कभी सोचा न था, उसने बेच दिया। मैं नहीं मानती। वह तो असल में मेरी दहेज की चीजें थीं। चिंता मत करो, माँ उसे नहीं छोड़ेगी। चाहे सब पैसे बन गए हों, मैं उसे उगलवा कर रहूंगी। बेटी, पिताजी को प्रणाम। अरे मेरे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट सहे। रोयान, तुम अकेले कैसे लौट आए? मार्किस कहाँ है? मार्किस किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हैं। यह तो सब जानते हैं। अब यान परिवार, बादशाह का विश्वास अब उन पर नहीं रहा। फिर भी क्या महत्वपूर्ण काम बचा है? चाहे वे वास्तव में व्यस्त ही क्यों न हो। बहन के घर वापस आने पर भी हाउजू साहब साथ देने को तैयार नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हाउजू साहब को नाराज कर दिया? या फिर दीदी को लगता है कि हाउ ये अपाहिज हैं। उन्हें साथ रखना वाकई शर्मनाक है। चुप रहो, आखिर यह तुम्हारी बहन है। रोयान, बाहर तेज हवा चल रही है। चलो, हम अंदर जाकर बात करते हैं। देखो तो ये लड़की कितनी पतली हो गई है। बाद में मैं रसोइया को बोलूंगी तेरे पसंद के कुछ व्यंजन बनाने के लिए। धन्यवाद पिताजी। प्रिय, आप रोयान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बस पता नहीं क्या रोयान इस लायक है। तुम्हारी यह पूरी मेहनत। माँ, बेझिझक सीधे कहो, क्या रोयान ने कुछ गलत किया है? सुना है तुम अभी नई दुल्हन बनी हो और दहेज सब बेच डाला। क्या वह दहेज तुम्हारा सहारा था? क्या यान परिवार ने तुम्हें मजबूर किया? पति कहाँ है? पत्नी से उसका दहेज बेचने को कहने का क्या तर्क है? बेटी, तुम्हारे लिए न्याय दिलाकर रहूंगा। पिताजी, वो मैंने अपनी मर्जी से बेचा था। रोयान, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? वो दहेज लेकिन मैंने एक एक करके तुम्हारे लिए तैयार किया था। तुमने मुड़कर दूसरों को बेच दिया। यह सच में माँ का दिल तोड़ देता है। दीदी, मैं जानती हूँ तुम्हें माँ कभी पसंद नहीं थी, लेकिन माँ सच में जो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। दीदी ऐसा करती हैं। अगर आगे चलकर यह बात फैल गई तो बाहर वाले माँ को क्या समझेंगे? तो माँ क्या सोचती हैं? क्या करना चाहिए? वह तो स्पष्ट है, तुम एक लड़की हो, इतना पास रखकर चलती हो, वास्तव में अस्थिर है। अगर तुम अब भी मुझे माँ मानते हो तो पैसे निकाल कर दो। मैं तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम करूंगी, खेत और दुकानें, ताकि बाहर वालों का मुंह बंद रहे। तुम्हारी माँ की बात में दम है। खेत और दुकानें हाथ में होंगे, बैठे बैठे सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। पिताजी, वो पैसे मैंने इस्तेमाल कर लिए। उसकी कीमत लाखों रुपए थी। तुमने बस इतने में खर्च कर दिए। किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। वो पैसे सब कुछ शांत राजकुमार के महल को दे दिया गया है। क्या तुम पागल हो गए हो? उस बेकार आदमी के लिए अपनी सारी दहेज संपत्ति लगा दी। बेटी की शादी हो गई तो पानी की तरह बह गई। यह तो राष्ट्र के राजकुमार की संपत्ति है। मेहनत से बनाई गई यह पारिवारिक संपत्ति तुमने सब किसी और को दे दिया। राजकुमार को क्या समझा है तुमने? मुझे विश्वास नहीं होता। यान परिवार का एक बूढ़ा पागल और एक अपाहिज, कुछ ही दिनों में कितना पैसा खर्च हो सकता है? तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। पैसा कहाँ है? तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं? निकालो। यान परिवार बहादुरी से लड़ता रहा है। क्या तुम उन पर उंगली उठा सकते हो? तुमने मुझे मारा। छोड़ो, रुको। और तुम खड़े हो गए। और
तुम खड़े हो गए। और और तुम यहां कैसे आ गए? मालकिन का चेहरा। खुद ही कर लो। क्या कर लूं? तुमने मेरी पत्नी के चेहरे पर चोट पहुंचाई है। मेरी पत्नी के साथ तुम्हारे रिश्ते को देखते हुए अपने चेहरे पर कुछ चीरे लगा लो, फिर यह मामला खत्म। हस्ताक्षर कर दो। पिताजी। कैसे? हाथ नहीं उठा सकते? तो फिर इस मार्क्विस को आपकी मदद करने दो। मिंग यांग। जी। मार्क्विस साहब। पिताजी, तुम्हें मुझे बचाना होगा। रुको। शांति स्थापक मार्क्विस। कैसे भी कहो, यह गोंगगो रियासत का महल है। यहां तुम्हारा हुक्म नहीं चलता। तो ससुर महोदय कह रहे हैं। मार्क्विस की पत्नी की चोट व्यर्थ गई। ओए। मैं ठीक हूं। ओए। बहनों के बीच झगड़े तो आम बात है। इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। लान, जल्दी से अपनी दीदी से माफी मांगो। दीदी मुझे माफ कर दो। महारानी ने मुझसे विवाह किया है। वह मेरी ही हो गई है। मैं उसे छूने का साहस नहीं करता। तुम्हारी क्या हिम्मत? चूंकि ससुर जी नहीं चाहते तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। ससुर जी की ओर से पत्नी की बहन को सबक सिखाने का। तू बस एक कुल्हाड़ी है। तुझे हौए कहकर बुलाया। तुझे लगता है तू बहुत बड़ा हो गया है और अब बाप को भी। दुष्ट। मां। यानर तेरी बहन है। तुमने उसके चेहरे पर चोट पहुंचाई, फिर भी राजकुमार का अपमान करने की हिम्मत। रोज मैं तुम्हें जो सिखाती थी, क्या वो सब कुत्ते के पेट में चली गई? घर के नियमों के अनुसार 20 बार हाथ पर डंडा मारो, पूर्वजों के मंदिर में बंद करो, घुटने टेक कर अपनी गलती सोचो, मेरे आदेश के बिना बाहर मत निकलना। मालिक लानर को अपनी गलती का एहसास है। जी पिताजी। लानर को माफ कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास है। कोई है? पिताजी। लानर। लानर। राजकुमार, क्या आप संतुष्ट हैं? शादी को हुए अभी कितना समय हुआ है? आपने मेरी बेटी को इतना मोह लिया है कि वह तो लगभग पूरा राजकुमार का महल आपके हवेली में ले जाने को तैयार है। और अब आप यहां दिखावा करने आए हैं? बाहर वाले तो यही सोचेंगे कि यह आपका अपना घर है। पिताजी। घर का खर्च चलाने के लिए अपना दहेज बेच दिया। यह मेरा खुद का फैसला था। इसका हुजूर से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो नोच नोच कर खा जाएंगे, फिर भी दूसरों का पक्ष ले रहे हो। पिताजी। ससुर जी ठीक कह रहे हैं। दामाद ने याद रखा। छोड़ो, जो भी हो, आखिर तुम दोनों का ही तो साथ है। कोई है, हुजूर के लिए चाय लाओ। पिताजी। तुम्हारी आस्तीन कैसे फट गई? देखो, यह तो फट गई है न। तुम नया कपड़ा क्यों नहीं बदलते? अगर तुम्हारे साथी तुम्हें देख लेंगे तो तुम पर हंसेंगे। हुजूर के सामने शर्मिंदगी हुई। पिताजी ईमानदार और सादगी पसंद हैं। हर साल दान और राहत कार्य करते हैं। कभी कुछ छुपाते नहीं। आस्तीन फटी है फिर भी पहनते हैं। बहुत पहले से सुन रखा था कि ससुर जी एक ईमानदार और नेक अधिकारी हैं। आज मिलकर वाकई सच पाया। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। वह मेरे सहयोगियों की अतिशयोक्ति है। आओ यह चाय पीजिए। मेरे पिताजी से बहस कर ली। अभी यान झेंग ने जल्दबाजी दिखाई। कृपया ससुर महोदय, मेरी कमियों को क्षमा करें। छोड़ो, तुम भी रोयान की चिंता कर रहे थे। मैं ही बहुत संकीर्ण सोच वाला था। कम से कम रिश्ते में कुछ सुधार तो हुआ। हुए। आज मैं बहुत खुश हूं।
तुम और पिताजी दोनों ठीक रहो। तुम नशे में हो। नहीं, मैं नशे में नहीं हूं। मैं पूरी तरह होश में हूं। हुए, क्या मैंने तुम्हें बताया था? एक बात, मैंने एक बार देखा था, बहुत लंबा सपना। तुमने बता दिया है। ससुर ने तुमसे कहा, मुझे 7 दिन तक शोक मनाने को कहो। यह बात नहीं, यह 3 साल बाद का सपना है। 3 साल बाद मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूं, बल्कि मेरी शादी हुई है इंद्रजिंग हाउस के युवराज से। शादी के दिन बहुत सारे लोग आए थे। वे सब अंदर घुस आए, मेरे पूरे परिवार का कत्लेआम किया। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। वह कौन है? पीना नहीं आता फिर भी शराब पी रहा है। पीकर मर ही जाओ। हुजूर, हुजूर, मैं यहां हूं। हुजूर, तुम नीला रंग पहनती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। बहुत सुंदर। महाराज, महाराज, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। हर साल साथ रहें। कल रात तो बहुत चतुर थी न, अब चुप क्यों हो गई हो? कल रात मैंने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। क्या तुम बकवास नहीं बोल रहे हो? बोला था। तुमने कहा तुमने सपना देखा कि 3 साल बाद इंद्रजिंग हाउस के युवराज के साथ शादी के दिन कुछ लोगों ने मौके पर धावा बोल दिया, जिसे देखो उसे मार डाला। सब खून से लथपथ था। वह सब सपना था। फिर भी तुमने कहा। मैं भी वहां मौजूद था। महाराज, कैसे कोई किसी के नशे में होने पर उससे राज निकलवा सकता है? मेरा आपसे प्रेम होने का कारण यही है। नमस्ते दोस्तों, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर आज के एपिसोड में वांगचान ने अपनी खौफनाक खूनी धुंध और रक्त आत्मा जादू से तबाही मचा दी है। हान ली एक विशाल पिघले हुए जानवर और जाल में फंस चुका है, जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। क्या हान ली अपनी आखिरी नीली आग की चाल से इस काल को मात दे पाएगा? चलिए देखते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले का आगाज। वुकोंग देखता है कि क्षण भर में ही उसने अपनी विशेष तकनीक खूनी धुंध का प्रदर्शन कर दिया। वुकोंग देखता है कि वे ऐसे लग रहे हैं जैसे खूंखार जानवरों का झुंड हो। वुकोंग देखता है कि उनकी संख्या इतनी अधिक है कि आकाश और सूरज भी ढक गए हैं। वुकोंग देखता है कि उनकी संख्या इतनी अधिक है कि आकाश और नजर भी ढक गए हैं। वुकोंग देखता है कि हान ली इस खूनी धुंध की घातकता को अच्छी तरह जानता है। हान ली इस खूनी धुंध की घातकता को अच्छी तरह जानता है। वुकोंग देखता है कि वह दोंग जुआनर को लेकर भागना चाहता था। वुकोंग देखता है कि लेकिन वांगचन उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। वुकोंग देखता है कि राजा झेन आसानी से उन्हें नहीं छोड़ेगा। वुकोंग देखता है कि राजा झेन ने तुरंत रक्त आत्मा का महान जादू चलाया। वुकोंग देखता है कि लाल रक्त के प्रकाश की किरणें निकलती हैं। वुकोंग देखता है कि वे एक विशाल जाल में बुनती हैं। वुकोंग देखता है कि यह हान ली और दूसरे को कसकर फंसा लेता है। वुकोंग देखता है कि इस महत्वपूर्ण क्षण में वुकोंग देखता है कि इस महत्वपूर्ण क्षण में वुकोंग देखता है कि हान ली ने पाया कि उड़ने वाले ताबीज कम बचे हैं। वुकोंग को पता है कि यूरेन को लेकर भागना असंभव है। वुकोंग मजबूर है। वुकोंग ने तय किया कि वह पहले डोंग जुआनर को भेज देगा। वुकोंग खुद वांगचान से लड़ने के लिए रुक गया। वुकोंग देखता है कि हान ली अभी भी समय बर्बाद करना चाहता है। वुकोंग देखता है कि वह मौके की तलाश में है। तभी वांगचान ने एक विशाल पिघला हुआ जानवर बुला लिया। वुकोंग देखता है कि यह जानवर गर्मी से चमक रहा है।
यह विशालकाय जानवर अपने शरीर से गर्मी बिखेर रहा है। वुकोंग ने देखा, लेकिन हान ली ने जल्द ही पाया। वुकोंग ने देखा, यह विशालकाय जानवर बेहद धीमी गति से चल रहा है। यह विशालकाय जानवर बेहद धीरे चलता है। वुकोंग ने क्यूई यूनक्सियाओ द्वारा बनाया गया ब्लैक ड्रैगन क्लॉ निकाला। वुकोंग ने तुरंत उसे विशालकाय जानवर की ओर फेंक दिया। वुकोंग ने देखा, ब्लैक ड्रैगन क्लॉ हवा में था। उसने तुरंत विशालकाय जानवर का ध्यान खींच लिया। वुकोंग विशाल जानवर दहाड़ता हुआ उलोंग पर हमला करता है। वुकोंग देखता है, उसी समय हान ली मौके का फायदा उठाते हुए अपनी हरी बांस की तलवार चलाता है। वुकोंग देखता है, किंग युवा तलवार की ताकत दिखाता है। वुकोंग कहता है, किंग युवा तलवार की जबरदस्त शक्ति के सामने वुकोंग कहता है, वह विशाल जानवर तुरंत नष्ट हो जाता है। वुकोंग देखता है, हान ली बिना रुके। वुकोंग कहता है, तुरंत फिर से किंग युवा तलवार चलाता है। वुकोंग ने वांग चान पर भीषण आक्रमण कर दिया। वांग चान ने कभी नहीं सोचा था कि हान ली के पास ऐसा उपाय होगा। वुकोंग ने देखा, उसने अपने दोनों हाथ वुकोंग ने देखा सीधे ब्लड स्पिरिट ब्लास्ट का उपयोग किया। पल भर में एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। वुकोंग हान ली का अवतार तुरंत गायब हो गया। वुकोंग ने देखा, वह स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वुकोंग ने देखा, उसका शरीर लड़खड़ा गया। वुकोंग लेकिन हान ली ने इतने पर ही हार नहीं मानी। वुकोंग आखिरी पल में देखो, वुकोंग देखो, उसने दांत पीस लिए। उसने अपनी सावधानी से तैयार की गई आखिरी जहरीली चीज नीली आग की बाधा निकाली। वुकोंग देखो, उसने वांग चान के शरीर पर इसे सक्रिय कर दिया। यह नीली आग की बाधा ठीक वही थी जिसे हान ली ने निषिद्ध क्षेत्र में ब्लैक हाइड्रा के जहर का उपयोग करके सावधानी से तैयार किया था। वुकोंग वांग चान ने नहीं सोचा था कि हान ली के पास यह चाल भी है। नीली आग के विस्फोट से वह लगातार पीछे हट गया। वुकोंग ने देखा कि स्थिति बहुत खराब है। वांग चान जानता था कि लड़ना अब उसके लिए हानिकारक है। वुकोंग ने देखा और पीछे हटने का मन बना लिया। हान ली भी समझ गया कि अब उसकी ताकत खत्म हो रही है। वुकोंग अगर यह चलता रहा, वुकोंग ने देखा, परिणाम की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर हान ली ने दिव्य नाव पर सवार होकर प्रस्थान किया। थका हुआ शरीर घसीटते हुए एक बार फिर अकेले चलती मो कैहुआन को ढूंढ लिया। मो कैहुआन ने हान ली के चेहरे को देखा। उसकी थकी हुई मुद्रा देखकर उसने धीरे से हान ली से आगे की योजना पूछी, लेकिन हान ली सिर्फ चुप रहा। वो कौन 7 संप्रदायों में देख रहा है? वो कौन इस गंभीर माहौल को देख रहा है? सभी संप्रदायों के वरिष्ठ एकत्र हुए हैं पीक पर्वत पर। हाल ही की स्थिति अचानक बदल गई है। जियांग और चे राज्य पहले ही राक्षसी ताकतों के कब्जे में हैं। लेकिन इस गंभीर स्थिति का सामना करते हुए कुछ वरिष्ठ एक चौंका देने वाला विचार रखते हैं। जियांग और चे के लोगों ने चोरी से अमरता की कला सीखी। उन्होंने सही मार्ग के नियमों का उल्लंघन किया। अब राक्षसी ताकतों द्वारा उनका विनाश एक स्वाभाविक परिणाम है। वैसे भी अगर 7 संप्रदाय मनमाने ढंग से राक्षस मार्ग के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो बहुत संभव है कि वे अपने ही घर में आग लगा बैठें और अपने लिए भारी विपत्ति ले आएं। अपने लिए भारी विपत्ति ले आएं। ठीक उसी समय जब सभी अपने अपने मन में विचार लड़ा रहे थे, एक व्यक्ति का नाम सामने आया। हेवनली डिलाइट स्कूल के महान युवानीन कुलपिता युनलू भी शामिल थे इस राक्षस मार्ग की जियांग और चे राज्यों की कार्रवाई में। यह खबर सुनकर सभी हैरान रह गए। वो कौन? यह नानगोंग वान है। जोआन लेक्सू को एक और भयानक खबर मिली। यांग जिया बाओ ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह जगह दावत के बहाने चल रही है, लेकिन असल में यहाँ खतरा छुपा है। जादू के बंधन ने सभी खबरों को रोक दिया। वो कौन का असली मकसद क्या है? यह 7 संप्रदायों के शिष्यों को फंसाने के लिए था। वो नानगोंग वान बेहद बेचैन थीं। उन्होंने जुआन ले को लेकर तुरंत हुआंगफेंग घाटी जाने का फैसला किया। यह जरूरी सूचना वरिष्ठों को दी जाए। वरिष्ठ सदमे में थे। वरिष्ठ स्तब्ध रह गए। मामला उनकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर था। उंगफू तो और भी अधिक व्याकुल थीं। वह जानती थी कि डोंग जुआन भी इस स्थिति में है। उसका दिल चिंता और बेचैनी से भर गया। दरअसल डेमोनिक पथ का इरादा यू राज्य को छोड़ने का कभी नहीं था। आज यह यान परिवार के किले के खिलाफ कार्रवाई है, कल यह 7 संप्रदायों के खिलाफ हो सकता है। बैठक समाप्त होने के बाद उंगफू ने तुरंत महसूस किया कि नानगोंग वान ने बैठक में कुछ बातें छिपाई। अभी भी बहुत कुछ कहना बाकी है, इसलिए उसने चुपके से नानगोंग वान से मुलाकात की। उंगफू की चिंतित पूछताछ के सामने नानगोंग वान ने आखिरकार सच्चाई बता दी। इससे पहले उसने यूएन राज्य में घुसपैठ करने वाले एक दुष्ट सन्यासी से मुठभेड़ की थी। विरोधी के मुंह से एक व्यक्ति का रहस्य पता चला। यूएन राज्य के भीतर पहले से ही कोर फॉर्मेशन सन्यासी दुष्ट मार्ग में शामिल हो गए हैं। इस खबर ने सभी को सचेत कर दिया। राक्षसी शक्तियों का प्रभाव उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा हो चुका है। इतनी गंभीर स्थिति का सामना करते हुए उन्हें पता था कि अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने निर्णय लिया अपने अपने संप्रदायों के युवानीन वरिष्ठों को बुलाने का, ताकि शक्तिशाली ताकत से स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। यांजिया किले में फंसे अपने साथियों को बचाने के लिए जादू टोना मार्ग की जानकारी खोजो। आने वाले युद्ध की तैयारी करो। गीतकार एक गुप्त को ही दल बनाने की योजना बना रहा है। यांजिया किले के क्षेत्र में कार्रवाई शुरू करो। लेकिन होंगफू के मन में डोंग जुआन एर की सुरक्षा की चिंता है। उसने फिर से नेता से पुष्टि की, क्या वास्तव में यांजिया किले से कोई भी नहीं बच पाया? इस समय ली हुआयुआन ने हान ली का जिक्र किया। उसने कहा कि हान ली हमेशा अत्यंत सतर्क रहता है। डोंग जुआन के साथ होने पर वह निश्चित ही उसकी अच्छे से देखभाल करेगा। अगर कोई यांजिया किले से बचकर निकल सकता है तो वे दोनों ही होंगे।
लेकिन हॉन फूक डोंग जुआन की गुरु होने के नाते कम क्षमता वाले हान ली पर भरोसा नहीं करती। दूसरी ओर यान रु यान अंततः कोमा से जाग गई। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जब वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, आसपास की अपरिचित दुनिया को देखती है, उसके मन में उलझन और भ्रम भरा है। यान रुयान कोशिश करती है बेहोशी से पहले की घटना याद करने की, लेकिन दिमाग में सब कुछ उलझा हुआ है। तभी किलाधिपति यान रुयान की भरी हुई आंखों को देखता है, बेबसी से एक लंबी सांस लेता है और धीरे से कहता है, जब तुम बेहोश थी उस दौरान बहुत कुछ घटित हो चुका है। स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। पिता केवल तुम्हें यह बता सकता है। अब तुम गोस्ट स्पिरिट गेट के युवा मास्टर बन चुके हो, राजा। यान किला औपचारिक रूप से गोस्ट स्पिरिट गेट के अधीन हो गया है। मो कहवान के भविष्य को बर्बाद न करने के लिए हान ली के मन में अथाह दुख था। मुझे बस कठोर होना ही होगा। उसे दूर भेजने का फैसला किया, राजधानी जाकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए। उसे पता था कि केवल मो कहवान को इस अमरत्व के संघर्ष से दूर रखकर वह एक साधारण और सुखी जीवन जी सकेगी। मो कहवान को विदा कहकर हान ली अपनी गंभीर चोटों को और नहीं रोक सका। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत सूख गई हो। सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। चेतना भी धीरे धीरे लुप्त होने लगी। आखिरकार वह नाव से गिर गया। ठीक उसी समय दूसरी नानगोंगवान, उसके मन में भी हान ली की याद आ गई। राक्षसों ने यू राज्य के लोगों को इकट्ठा किया आध्यात्मिक जड़ों का परीक्षण करने के लिए। जिस किसी में भी आध्यात्मिक प्रतिभा है उन सभी को अभी यहां से ले जाओ। यहां तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब पता चला कि यह अधर्मी मार्ग इतना क्रूर है। उन्होंने बारिश राष्ट्र के सभी आध्यात्मिक प्रतिभा वाले शिष्यों को उठा लिया। वे जबरन उनकी क्षमता विकसित करना चाहते थे। वे जबरन उनका अभ्यास बढ़ाना चाहते थे ताकि उनके स्तर में तेजी से वृद्धि हो, और फिर उन्हें मोर्चे पर भेजकर 7 संप्रदायों से लड़वाया जाए। फिर उन्हें मोर्चे पर भेज दो 7 संप्रदायों से लड़ने के लिए। यह अनैतिक व्यवहार है। नानगोंग वान की राक्षसी मार्ग के प्रति घृणा और बढ़ गई, और राक्षसी मार्ग के शिविर में वांग चान अपनी चोटों का इलाज कर रहा है। बस अभी उसने आते हुए झोंगवू को देखा। उसे पता चला कि वांग फेयू भी गंभीर रूप से घायल है। बच निकलने में असमर्थ बस खड़ा रहा। वांग चान की आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। तुरंत झोंगवू को वांग फेयू की खबर ढूंढने भेजा। फिर उसने यान रु यान के बारे में भी पूछा। जब उसे पता चला कि हालात इतने बदल गए हैं और यान रु यान को गहरा सदमा पहुंचा है, तो उसके मन में मिले जुले भाव उठने लगे। उसने तय किया कि बाद में यान रु यान को ढूंढने जाएगा। आओ आधिकारिक तौर पर मिलते हैं। कैसी रही? मेरा नाम वांग चान यू कोंग कांजू है। मैं गोस्ट स्पिरिट गेट के युवराज कोंग कांजू हूँ और तुम्हारा नवविवाहित पति भी हूँ। इस समय यान रु यान का हृदय क्रोध और विद्रोह से भरा था। वह स्वयं पर क्रोधित थी। बिना किसी कारण वह किसी और की पत्नी बन गई थी। इससे भी अधिक वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि एक धर्मपरायण व्यक्ति होकर भी वह एक राक्षस के साथ बंध गई। उसने कहा कि भविष्य में वह उसे अवश्य मार डालेगी। जिसने उसे इस हालत में डाला वह कोई और नहीं जुआन ज़ेंग है। जिसने उसे इस हालत में डाला वह कोई और नहीं जुआन ज़ेंग है। ठीक उसी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां राक्षसी ताकतों ने मासूमों को अपनी सेना में झोंकना शुरू कर दिया है। एक तरफ हान ली घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यान रुयान धोखे से एक राक्षस की पत्नी बनने पर प्रतिशोध की आग में जल रही है। क्या सातों संप्रदाय इस आने वाले महायुद्ध को रोक पाएंगे? अगले रिव्यू में मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें।